क्लास 11th हो या फिर नीट हो, ग्लाइकोलिसिस शुरू से ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। ग्लाइकोलिसिस क्लास 11th के चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का पार्ट है। आज इस वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस को पूरी तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, जिसमें ग्लाइकोस का मतलब है शुगर एंड लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। दोनों को मिलाएं तो स्प्लिटिंग ऑफ शुगर है ग्लाइकोलिसिस का मतलब। तीन साइंटिस्ट ने मिलकर इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस की इन्वेंशन करी, गुस्टाव एम्डेन, ऑटो मेयरहोफ एंड जेपरनास। इस वजह से इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को ईएमपी पाथवे का भी नाम दिया गया। सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स को देखेंगे। उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर एटीपी यूटिलाइज होता है, किस स्टेप में एटीपी की प्रोडक्शन होती है और कहाँ कहाँ पर एनएडीएच की प्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें एक मॉलिक्यूल एटीपी का यूटिलाइज होता है, यूज होता है। अब हर प्रोसेस में कोई ना कोई एंजाइम यूज होता है जिससे प्रोसेस तेजी से हो सके। तो पहले रिएक्शन में जो एंजाइम यूज हुआ है उसका नाम है हेक्सोकाइनेस। एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही एंजाइम के नाम दिए गए हैं, एक हेक्सोकाइनेस और एक फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। बाकी किसी भी एंजाइम का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट में क्या पता कभी पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज होता है और हेक्सोकाइनेस एंजाइम जो है इसमें यूज हुआ। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसमें जो एंजाइम का नाम है वो है फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेस। आइसोमरेस इस वजह से नाम है क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसमें भी एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हुआ और एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। अब कहीं पर भी एटीपी यूज हुआ या फिर प्रोड्यूस हुआ तो एंजाइम का नाम जो है काइनेस होता है, इतना याद रखना। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट डिवाइड हो जाता है इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एंजाइम यूज हुआ एल्डोलेज। अभी तक 6 कार्बन बन रहे थे, लेकिन अब 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन में डिवाइड हो गया है। अब आगे के जो 1, 2, 3, 4, 5, अब आगे के जो 5 रहेंगे मॉलिक्यूल्स वो 2 बनेंगे 3 कार्बन के। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने ग्लाइकोलिसिस के पहले 5 स्टेप्स को तो कवर कर लिया। अब बारी है फर्दर 5 स्टेप्स को कवर करने की। अब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कहीं पर भी एनएडीएच की प्रोडक्शन होगी या यूटिलाइजेशन, वहां पर डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम यूज होगा। तो इसमें इस स्टेप में इस रिएक्शन में यूज बनता है एनएडीएच, तो इसलिए एंजाइम का नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें एटीपी बनेगा। पहले हमने पढ़ा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर आते वक्त एटीपी की यूटिलाइजेशन हुई थी एक मॉलिक्यूल की। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पर आते वक्त एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हुआ। अब एटीपी की बनने की शुरुआत है जब हम 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की तरफ आते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं, क्योंकि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जो था कौन सा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट वो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में डिवाइड हो गया। अब इसके आगे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 बनेंगे। हर मॉलिक्यूल 3 कार्बन को होगा और 2 बनेंगे। इस वजह से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज होगी। तो एटीपी बनती है इस रिएक्शन में। अब कहीं पर भी एटीपी बनेगी या यूज होगी, काइनेस नाम का एंजाइम यूज होगा, इसलिए फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस नाम का एंजाइम इस रिएक्शन में यूज होता है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या हुआ है इसमें फॉस्फेट की पोजीशन बदल गई है। पहले फॉस्फेट 3 पर था, अब 2 पर आ गया, इसलिए म्यूटेस नाम का एंजाइम यूज हुआ है, म्यूटेशन हो गई है। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा फॉस्फोएनोल पाइरुवेट। एनोलेस नाम का एंजाइम यूज होगा और फॉस्फोएनोल पाइरुवेट से बनेगा लास्ट में पाइरुविक एसिड। इसमें भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं। इसमें भी एटीपी बने तो काइनेस नाम का एंजाइम यूज हुआ, पाइरुवेट काइनेस नाम का एंजाइम इसमें यूज होगा। तो ये थे ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स। अब नीट के ड्रॉपर के लिए इतनी बातें जानना बहुत है कि कहाँ कहाँ एटीपी यूटिलाइज हुआ, कहाँ कहाँ एटीपी बना, कहाँ कहाँ एनएडीएच की प्रोडक्शन हुई। लेकिन
अगर क्लास 11th का कोई स्टूडेंट है तो ग्लाइकोलिसिस थ्योरी में आएगा और उसको ग्लाइकोलिसिस के बारे में बहुत सी बातें बतानी भी होंगी। तो अब चलते हैं उसकी तरफ। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स को एग्जाम में पूरा लिख दिया है विद दी एंजाइम्स और कहां कहां पर एटीपी की प्रोडक्शन हुई, कहां कहां पर एटीपी की यूटिलाइजेशन हुई, उसके बाद आपने ये कुछ बातें और लिखनी है। सबसे पहले आपने लिखना है कि द स्कीम इज गिवन बाय गुस्ताव एम्डेन, ऑटो मेयरहोफ एंड जेपरनास। उसके बाद एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ये एक इकलौता प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन में होता है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्लाइकोलिसिस एक लौता ऐसा प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होता है और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। इसमें सारे के सारे स्टेप्स रिवर्सिबल है एक्सेप्ट पहला स्टेप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, थर्ड स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंड 10th स्टेप फॉस्फेनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड। ये तीनों स्टेप बस इरिवर्सिबल हैं, बाकी सारी के सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं। एटीपी यूटिलाइज होती है पहले और तीसरे स्टेप में, एनएडीएच की प्रोडक्शन होती है 6th स्टेप में, एटीपी की प्रोडक्शन होती है 7th एंड 10th स्टेप में। अब एटीपी की यूटिलाइजेशन जब हुई थी तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हुआ था हर स्टेप में, और एटीपी की जब प्रोडक्शन हुई थी तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हुआ था हर एक स्टेप में। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर ग्लाइकोलिसिस। बिना ऑक्सीजन के अगर रिएक्शन को करना है तो उसमें लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है आफ्टर ग्लाइकोलिसिस। लेकिन हाँ, अगर ऑक्सीजन है तो क्रेब्स साइकिल पर बात जाती है आगे ग्लाइकोलिसिस के बाद। अब कई बार पेपर में टेबल भी पूछ लेते हैं ग्लाइकोलिसिस का, कहते हैं कि टेबल बनाओ। तो अब टेबल की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में कितना एटीपी, नेट गेन ऑफ एटीपी क्या है वो ये टेबल बता देगा आपको। एंजाइम्स पार्टिसिपेटेड लिखे हैं और फिर उसमें कितनी एटीपी बनी वो लिखी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस जिस रिएक्शन में यूज हुआ था, कौन से वाले में यूज हुआ था? जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था किसमें? जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था तब ये एंजाइम यूज हुआ था। और मैंने कहा था कि 3-3 कार्बन में डिवाइड हो गया है उस टाइम मॉलिक्यूल, अब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो 2 ही सारी चीजें उसमें यूज भी होंगी। तो 2 एटीपी बनने लगे थे, 2 एनएडीएच भी बनने लगा था। 6 स्टेप में 2 एनएडीएच बने थे। इस वजह से एक एनएडीएच के 3 एटीपी के बराबर है, तो 2 एटीपी के अब अगर आपको एग्जाम में टेबल बनाने को आता है तो आप कुछ ऐसा टेबल एग्जाम में बनाकर आएंगे। आपने एंजाइम्स पार्टिसिपेटेड लिखने हैं और नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज लिखना है। सबसे पहले ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनते हैं। एक NADH 3 एटीपी के बराबर होता है, तो 2 NADH 6 एटीपी के बराबर है। आजकल कहा जाता है कि एक NADH 2.5 एटीपी के बराबर है। इस वजह से या तो 6 लिखना है या फिर 5। अभी वैसे 6 ही लिखा जा रहा है, लेकिन क्या पता बाद में 5 भी लिखना शुरू कर दें। फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस और पाइरुवेट काइनेस। अब फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस यूज हो रहा था जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की तरफ आ रहे थे, और फॉस्फेनॉल पाइरुवेट से जब हम पाइरुविक एसिड की तरफ आते हैं तो पाइरुवेट काइनेस यूज होता है। दोनों स्टेप में ही 2-2 मॉलिक्यूल एटीपी बनते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4 एटीपी। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं इसे। फिर लास्ट में हेक्सोकाइनेस एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। दोनों ही रिएक्शन के टाइम पर एटीपी कंज्यूम हुआ था। दोनों ही स्टेप में एक एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हुआ, इसलिए -2 कर दिया क्योंकि एटीपी यूज हुआ है। तो पहले 6 एटीपी बने, फिर 4 बने, और लास्ट में -2 यूज हो गए। लास्ट में बचा 8 या फिर 7, क्योंकि हमने एक NADH को या तो 2.5 एटीपी के इक्वली लिया है या फिर 3 एटीपी के। तो लास्ट में 8 या फिर 7 आएगा नेट गेन ऑफ एटीपी इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। आपको ग्लाइकोलिसिस एक बार जल्दी से पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। 10 स्टेप्स इसके रिवाइज करने सफिशिएंट रहेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज होगा, हेक्सोकाइनेस नाम का एंजाइम यूज होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट।
फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज नाम का एंजाइम यूज होगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब इसमें भी एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज होगा और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस नाम का एंजाइम यूज होगा। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से बनेगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। पहले 6-6 कार्बन के चल रहे थे, अब 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन में टूट गया। अब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इस रिएक्शन के दौरान जो एंजाइम का नाम है वो है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH की प्रोडक्शन हुई है और जहां पर भी NADH की प्रोडक्शन या यूटिलाइजेशन होगी वहां पर डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम यूज होगा। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनेंगे, क्योंकि अब 3 कार्बन के 2-2 मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट हो गए तो 2 ATP बनेंगे। कौन सा एंजाइम यूज हुआ? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस नाम का एंजाइम यूज होगा, क्योंकि फॉस्फेट की पोजीशन 3 से 2 पर चली गई है, म्यूटेशन आ गई है। अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोएनोल पाइरुवेट बनेगा और फिर फॉस्फोएनोल पाइरुवेट से बनेगा पाइरुविक एसिड। जब हम 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोएनोल पाइरुवेट पे गए तो एनोलेस एंजाइम यूज हुआ और फॉस्फोएनोल पाइरुवेट से जब हम पाइरुविक एसिड पर आएंगे तो पाइरुवेट काइनेस नाम का एंजाइम यूज होगा। इस रिएक्शन में, लास्ट वाले रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेंगे। तो ये था ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स की पूरी रिवीजन। यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में विद द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस के बाद होती है फर्मेंटेशन। अगला टॉपिक फर्मेंटेशन ही रहने वाला है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।